हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 एंड द चैप्टर नेम इज़ फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये जो पार्ट 3 है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पेज नंबर 68 एंड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर। तो जो मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे और आगे भी और बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ईटिंग बिहेवियर होता है वो एक मीडियम होता है जिससे कि क्या होता है, जो अडोलसेंस होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो उनकी जो फूड चॉइसेस होती हैं वो उसके थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं कि वो उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो कैसी है। तो आप सब इस चीज़ से आराम से समझ जाओगे कि जब फ्रेंड्स के सामने होते हैं बच्चे या डॉल्फिन्स होते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं कि जैसे उनका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़े, अच्छा ये चाइनीज़ खा रहे हैं, इटालियन खा रहे हैं, तो एक अपने आप को ये शो करने के लिए कि हम बहुत हाई फाई हैं, हम भी ये चीज़ खाते हैं एज़ कम्पेयर टू घर का खाना। तो इस फूड पैटर्न से अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं और वो जो है जो ट्रेडिशनल खाना होता है उसको ना खा के, घर के खाने को ना प्रेफर करके, जो आउटसाइड का खाना होता है, नॉन ट्रेडिशनल खाना होता है, उसको प्रेफर करते हैं। तो यही एक अपनी एक फूड को एक ज़रिया बना के जो है वो फूड को एक ज़रिया बना के अपना इम्प्रेशन, अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। तो अडोलसेंस जो है वो अपने ईटिंग बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ एक सिंपल से स्टेप्स है जिसकी वजह से उनकी जो डाइट है वो एक हेल्दी डाइट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले आती है बात लिमिटिंग टेलीविज़न विंग। तो क्या होता है कि देखिए, ऐसा होता है आप सब भी और जो भी होते हैं बच्चे भी आजकल तो कि टीवी देखते देखते जो है खाना खा रहे हैं। अब उससे क्या होता है, टीवी देख रहे हैं या फिर वीडियो गेम है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मोबाइल है, किसी भी चीज़ पे खा रहे हैं, तो अपने आप को खाने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ होता है उससे क्या होता है, कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है ओवर ईटिंग नहीं होती है तो अंडर ईटिंग हो जाती है। क्या होता है कि लगता है जैसे कि हमने खा लिया, पेट भर गया, जबकि वो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किस चीज़ में रहता है, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है देखने में रहता है। तो उन्हें नहीं पता चल पाता कि उन्होंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, कितना खाया है, कितना नहीं खाया है। अब सेकंड है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। दूसरा ये है कि ईटिंग हैबिट्स हेल्दी लें आप, जो है वो न्यूट्रिशियस चीज़ें ज़्यादा खाएं। और क्या होता है कि स्किप कर देते हैं खाने को, अगर स्नैक खा लिए हैं पेट भर के तो चलो खाना नहीं खाएंगे, तो उससे क्या होता है वो हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं होती। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट को अपनाएं। स्नैक्स जो होते हैं वो लिमिटेड लें और जिनकी जो लेस कैलोरीज हो, और अगर भूख लग रही है तो उसकी जगह पे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं सॉरी फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और इस तरह से जो हाई कैलोरीज वाले जो स्नैक्स हैं उनको अवॉइड करें। फिर है ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, पानी का लेना बहुत अच्छी बात होती है, और अगर पानी को खाने से पहले ले लिया जाए तो उससे क्या होता है कि क्योंकि पानी में तो कोई कैलोरीज ऐसी होती नहीं है, तो उससे क्या होता है कि पेट भरा भरा भी रहता है। तो उससे जब खाना खाते हैं तो ओवर ईटिंग नहीं होती, और पानी जो है वो एक कोई नुकसान भी नहीं देता है। तो इसलिए अगर खाने से पहले पानी पी लिया जाए तो उससे ओवर ईटिंग नहीं होती है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। उसके अलावा है डाइट जनरल। डाइट जनरल में क्या है कि एडोलसेंट को चाहिए कि वो अपना एक वीकली रिकॉर्ड बनाएं कि मतलब उन्होंने हर दिन में नोट करें कि उन्होंने क्या खाया है, किस कैलोरी का खाया है, कौन सा न्यूट्रिएंट लिया है, कौन सा नहीं लिया है, कितना टीवी देखा है, और उनका अपना वेट भी करें और हर हफ्ते वेट को लिखें। तो उससे पता चल जाएगा कि जो है वो कितना वेट बढ़ा है या कितना वेट घटा है। तो इससे क्या होता है, पर्सन जो है वो अलर्ट हो जाता है अपनी फिटनेस के लिए। फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वॉक करें, और ज़्यादा हो सके अगर लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह पे स्टेयर्स का यूज़ करें। और हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो कि 20 से 30 मिनट तक की एक्सरसाइज करें। उसके अलावा जॉगिंग है, स्विमिंग है, और साइकिलिंग है, स्किपिंग है, वॉलीबॉल और गेम्स और ये योगा, इस तरह की चीज़ें भी करनी चाहिए। फिर है सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़।
देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है एडोलसेंस का कि इस टाइम पे ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिगरेट है, जैसे कि और चीज़ें भी होती हैं, ड्रग्स है, ये अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बच्चा जो मतलब जो एडोलसेंस होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैनी रीजंस होते हैं, उस टाइम पे स्ट्रेस भी होता है और दोस्तों के साथ हैं तो अपने आप को ये शो करने के लिए कि नहीं देखो मैं भी तुम्हारी तरह कूल हूँ, इस तरह की बातें हैं, तो जिसकी वजह से वो ये हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या है कि न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है और उसके अलावा काउंसलिंग हो तो इस चीज़ से इस एडिक्शन से बचा जा सकता है। फिर है डिफरेंस इन लाइफस्टाइल ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखिए अडोलसेंट्स जो होते हैं गांव में और जो अडोलसेंट्स अर्बन मतलब शहर में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो कि गांव में बच्चे रहते हैं वो अपनी फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, अगर उनके यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व है, पोल्ट्री में, कैटल रियरिंग में, बी कीपिंग में, जो भी उनके यहाँ काम होता है वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके अलावा जो बॉयज़ होते हैं वो फार्मिंग में मदद करते हैं अपने फादर की, और जो गर्ल्स होती है अपनी मदर की मदद करती है घर के कामों में या फिर अपने बहन भाइयों को संभालना है। उसके अलावा कुकिंग में, क्लीनिंग में और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें वो इंगेज रहते हैं, मदद करते हैं। और जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या फिर ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट की चीज़ें, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को गैदर करते हैं। तो जैसे बेरीज हैं और लीव्स हैं, रूट्स हैं, तो ये इस तरह जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, तो उसमें भी बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि जो एडोलसेंट्स जो रूरल एरिया में रहते हैं जब क्योंकि वो काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है उनकी जो है एक्टिविटी लेवल हाई होता है। जब हाई होता है एक्टिविटी लेवल तो उनकी जो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर उनको भूख भी लगती है, तो वो इसी तरह से फिर वो खाते भी हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो उससे उनका जो जब प्रोटीन वो लेते हैं अगर और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर उनको जो है वो उनकी ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है। हालांकि ये देखा गया है ऐसा होते हुए भी कि जो गांव के बच्चे होते हैं, जो पुअर जिनका बैकग्राउंड होता है, उनको जो है उनमें इन मेल न्यूट्रिशन की बहुत कमी देखी गई है। और इस तरीके से उनको बहुत से ऐसे इश्यूज भी हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल इशू, क्योंकि या तो उनको नॉलेज नहीं रहती है कि उनको क्या खाना है, किस तरह की न्यूट्रिशन लेने चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो वो खाना तो खाते हैं कि जैसे भूख लग रही है तो 3-3 4-4 रोटियां खा ली हैं उन्होंने, तो उनको ये पता नहीं होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादा ले रहे हैं, वो उसके फैट्स ले रहे हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, एंड ये नॉलेज नहीं होती है, तो ये चीज़ें उनमें देखी जाती है। फिर है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो देखिए क्या होता है, जो आयरन डिफिशियंसी है, खून की कमी है, एनीमिया है, वो गर्ल्स में ज़्यादा देखी जाती है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत गर्ल्स में या तो फिर ऐसा होता है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से या पुअर कंडीशन की वजह से वो ऐसा खा पी नहीं पा रही है, लेकिन और उसके अलावा ऐसा भी होता है जो कम उम्र में शादी हो जाती है या फिर ज़्यादा बच्चे हो जाने से क्या होता है कि जो खून की कमी आ जाती है लड़कियों में, और डाइट भी उनको एडवोकेट नहीं मिलती, हेल्थ सर्विसेज सही से प्रोवाइड नहीं होती, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स गर्ल्स में देखने की मिलती है। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है जो एडोलसेंट्स के उनको जो है रिच फूड, आयरन रिच फूड और आयरन सप्लीमेंट्स अगर लें तो वो एनीमिया से बच सकते हैं। फिर है न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम। देखिए न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है जैसे कि मास मीडिया के थ्रू है, रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू है, स्कूल हैं, एनजीओज़ हैं, कम्युनिटी हैं, इससे इन्होंने भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं ताकि जो है वो अनीमिया के बारे में नॉलेज हो सके। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं आज भी, उनमें जो है वो आयरन की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ताकि जो खून की कमी या अनीमिया जो ये लोग बच्चों में जो एडोलसेंस में है वो कम हो सके। फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईटिंग बिहेवियर। देखिए ईटिंग बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फैक्टर्स जो है ईटिंग बिहेवियर को उसमें एडोलसेंस में वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पर्सनल इंटरनल फैक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो पर्सनल होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर होता है खाने का, वो स्टार्टिंग में टेस्ट से डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे करके वो और चीज़ों से वो सीखता है। तो जो रीजंस है, जो फैक्टर्स है जो कि ईटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें कि पर्सनल के अंतर्गत आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा है कि बॉडी इमेज एंड सेल्फ कंसेप्ट, जो बहुत से
लोग जो होते हैं, स्पेशली जो यंग अडल्ट्स होते हैं, वो क्या होता है कि वो अपने आप की बॉडी को एक परफेक्ट बॉडी शो करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो मैगजीन्स में देख कर या और लोगों और को देख के स्लिम इमेज अपने आप में भी लाना चाहते हैं। तो ये एक पर्सनल बॉडी इमेज सेल्फ कंसेप्ट की फैक्टर है। दूसरा है पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैं। इसके अलावा है फूड प्रेफरेंस एंड मीनिंग है, और फिजियो और साइको सोशल डेवलपमेंट और हेल्थ। तो ये आते हैं पर्सनल फैक्टर्स में। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले आती है बात फैमिली यूनिट एंड फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चे में वही चीज़ आदत होती है खाने की जो उसकी फैमिली में जिस तरह का खाना खाया जाता है, जिस तरह के न्यूट्रिशन की चीज़ें फैमिली लेती है। तो ये एक फ़र्ज़ बन जाता है पेरेंट्स का भी कि वो अच्छा अगर उनका वो खा सकते हैं तो अच्छा खाना खाएं, ऐसा खाएं जिसमें कि बैलेंस डाइट हो, ताकि बच्चे को बचपन से ही आदत पड़ जाए। तो बच्चे जैसे कि जिस तरह का खाना खाया जाता है जिस फैमिली में, बच्चों को उसी तरह की आदत हो जाती है। जैसे किसी फैमिली में खाने के साथ साथ सैलड भी होती है, दही भी होती है, तो बच्चा अगर वो बचपन से खा रहा है तो वो खाता है। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है, एक तो होता है कि ऐसा है कि पुअर कंडीशन है तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। लेकिन अगर वो कर सकते हैं अफोर्ड तो इस तरह का करना चाहिए, क्योंकि बच्चे में भी तभी आदत होती है जब पेरेंट्स खाते हैं या घर के लोग खाते हैं। दूसरा है पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। तो पेरेंटिंग स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस जो है, जो कि मैंने अभी भी बताया, तो उसी से भी बच्चे का जो बिहेवियर होता है, क्या क्या हेल्दी खाना है, क्या अनहेल्दी खाना है, वो सब होता है। फिर है पीयर्स यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उनका भी ईटिंग हैबिट्स पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि बच्चे अपने दोस्तों के सामने, अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो बॉयज़ होते हैं वो टिफ़िन ले जाना पसंद नहीं करते, उनको एक शर्म की बात लगती है कि अच्छा मैं लड़का हूँ, मैं टिफ़िन लेके जाऊँगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो घर का खाना खाना पसंद करते हैं, वो ले जाते हैं। तो जो बॉयज़ होते हैं वो सोचते हैं चलो कैंटीन से खा लेंगे। अब कैंटीन में आपको घर का खाना तो मिलेगा नहीं, तो क्या होता है कि अनहेल्दी ईटिंग हो जाती है। तो जो दोस्त होते हैं उनके सामने भी इम्प्रेशन अच्छा पड़े कि अच्छा ये ऐसा टिफ़िन लाया है, अच्छा ये टिफ़िन में ये बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ लाए, तो एक इम्प्रेशन पड़ता है, या चाउमीन लाया है एज़ कम्पेयर टू रोटी एंड सब्ज़ी। तो इस चीज़ का भी प्रभाव, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि प्रभाव डालता है ईटिंग बिहेवियर पर। फिर है सोशल एंड कल्चर। तो देखिए ऐसा होता है कि जो डाइटरी हैबिट्स है, चॉइसेस है, वो डेवलप शुरू से ही हो जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अडोलसेंस की जो ईटिंग हैबिट्स है आर शेप्ड बाय पेरेंट्स व्यू ऑन गुड हेल्थ एंड विच आर फर्दर शेप्ड बाय सोसाइटी एंड कल्चर। तो देखिए शुरू में तो क्या होता है कि पेरेंट्स से आदत पड़ती है खाने की, लेकिन जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में मूव करता है, कॉलेज जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, तो फिर अब उनका भी प्रभाव जो है बच्चे की ईटिंग हैबिट्स पे पड़ जाता है। फिर है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में क्या होता है कि जो ईटिंग बिहेवियर है स्ट्रांगली जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से इम्प्रेस होता है। तो बच्चा जो भी एडोलसेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आप खुद भी इस चीज़ को रिलेट करोगे, आप किसी के सामने खाओगे तो तमीज़ से भी खाओगे, देन आप जो है वो चीज़ें खाओगे जो हेल्दी लगें कि आपको शो करने। लेकिन अगर आप अकेले में खा रहे हो तो आप अपनी चॉइस से अपने तरीके से खाते हो, तो ये चीज़ भी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रभाव पड़ता है। फिर उसके अलावा है मास मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन्फ्लुएंस डालने में। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है इन्फ्लुएंस। अगर आप बात करें फूड से रिलेटेड बात करते हैं तो देखिए कितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि ये चीज़ खानी चाहिए, ये इतना फ़ायदा देगी, ये देगी। तो उससे क्या होता है कि लोग खरीदते हैं, अच्छा ये तो बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू का है, इसमें ऐड में देखा था, और उसमें 4 चांद जब लग जाते हैं जब किसी सेलिब्रिटी को वो ऐड कर रहा है तो उसका इंप्रेशन पड़ जाता है। जबकि ये कि एडवर्टाइजमेंट होता है, अगर आप ध्यान से देख सुनो सोचो तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, जितना जिसको पैसा मिलेगा वो उसी हिसाब से ऐड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो उनके घर में वही चीज़ यूज़ हो रही हो। अब जैसे कि महाकोश का ऐड, आई थिंक मुझे ऐसा अच्छा याद नहीं है, लेकिन हाँ शायद माधुरी दीक्षित का होता है, फ़ोटो होता है, या और भी कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो ऐड कर रहे हैं। तो क्या वो तेल यूज़ कर रहे होंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें उस ऐड करने के पैसे मिल रहे हैं। तो पब्लिक जो है वो बड़ी अक्लमंदी से काम ले कि ऐड से इम्प्रेस ना होके सिर्फ जो है न्यूट्रिशियस जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी डाइट में रखे, क्योंकि मीडिया का काम जो होता है वो ज़्यादा इम्प्रेस करती है इस चीज़ों का। ईटिंग हैबिट जो है उसी हिसाब से
लोग इम्प्रेस होके उसी तरह की चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं। और घंटों घंटों जो होते हैं टीवी देख रहे हैं तो खा रहे हैं, तो उससे ओबेसिटी भी हो जाती है। और यही सब चीज़ें हैं जो, और अनहेल्दी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, ये सब अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया या और सब चीज़ें डाल दी, तो उसका जो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो वो खाना इसी तरह से ईटिंग हैबिट बनती है। फिर है फास्ट फूड। देखिए फास्ट फूड यानी कि ईजी टू, आसानी से मिल जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। और जो ग्रुप्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हो तो एक शेड्यूल बन जाता है। तो टीनेजर्स जो बॉयज़ होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो एम्बैरस करते हैं टिफ़िन ले जाने के लिए स्कूल में, तो वो प्रेफर करते हैं कैंटीन का खाएंगे। अब कैंटीन में जो है फास्ट फूड मिलेगा, तो ये भी है। फिर है फूड फैट्स। फूड फैट्स में क्या होता है कि बहुत से जो टीनेजर्स हैं उन्होंने अब क्या कर दिया, फूड फैट्स स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। तो उसमें क्या होता है कि फैशन एट ए गिवन टाइम, कुछ टाइम के लिए वो एक फैशन बनता है। तो फूड का जो मिथ है वो अफेक्ट्स पे बेस्ड नहीं करता, बल्कि किस पे बेस्ड करता है, जैसे कि कीटो डाइट है, नॉन कार्ब डाइट है, और इस तरह की। क्या आज भाई हम नॉन कार्ब डाइट करेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स हम जो है इतने टाइम तक लेंगे नहीं। तो इस तरह की जो है ये भी एक फैशन चल गया है। फिर है न्यूट्रिशन नॉलेज। तो कुछ एडल्ट्स जो होते हैं उनको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज नहीं होती न्यूट्रिशन की, वो पुअर ईटिंग हैबिट्स आती हैं। बहुत सी जो गर्ल्स हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देती, वो सोचती हैं कि हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है तो हम चलो एक वक्त का मील स्किप कर दिया है तो हम दुबले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है अगर आपने नहीं किया है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, एक्चुअली में वेट गेन हो जाता है जो भी ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। तो आपको, क्योंकि वो फर्स्ट मील होता है डे का, तो हमें बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। खाली चाय इस तरह से ये कोई न्यूट्रिशस नाश्ता नहीं होता है। आप एग लें, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे चना है, और भी जो न्यूट्रिशस वैल्यू की चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को लें अपने ब्रेकफास्ट में, ताकि आपका जो दिन भर है उसमें आप सेहत बनी रहे, एनर्जी रहे। और ब्रेकफास्ट को स्किप करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। फिर है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखिए इमोशनल इन्फ्लुएंस जो है स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं फूड चॉइसेस पे। अगर मूड और इमोशंस भी अफेक्ट करते हैं एडोलसेंस की, खास तौर से एडोलसेंस की एपेटाइट पे। अगर आपका मूड अच्छा है और आपका खाना पसंद का है तो आप अच्छे से खाओगे, और आपका पसंद का खाना नहीं है तो आप इरिटेट होके खाओगे, ज़्यादा खाओगे भी नहीं। तो ये भी एक प्रभाव डालता है ईटिंग बिहेवियर पे। फिर है लाइफस्टाइल। तो क्या होता है कि ईटिंग पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, कुछ डिपेंड करता है, एकेडमिक प्रेशर है, बड़ी बड़ी नई नई जिम्मेदारियां आ गई है, तो और या फिर आप टीवी देखते देखते खा रहे हो, तो किसी भी वजह से जो है ईटिंग पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अब सुबह सुबह जाना है, क्लास है, और रात में देर से पढ़ के सोए, सुबह उठे तो क्लास का टाइम निकल रहा है तो बिना नाश्ता करे निकल गए हैं, और खाने का टाइम स्किप हो गया है, लेकिन भूख लग रही है शाम में तो स्नैक्स बहुत पेट भर के खा लिया है, तो फिर रात का भी नहीं खाना खाया है। तो इस तरीके से क्या होता है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जिसका प्रभाव जो है ईटिंग बिहेवियर पर पड़ रहा है। अब है ईटिंग डिसऑर्डर एट एडोलसेंस। तो क्या होता है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो एडोलसेंस में वो देखने को मिल रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो देखिए क्या होता है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है एक एग्जाम्पल है ईटिंग डिसऑर्डर का। उसमें क्या है कि जो कि रिलेट करता है बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन पे। और इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली एडोलसेंस में देखा जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी बॉडी इमेज, कोई प्रॉब्लम्स, अपने आप को स्ट्रगल करता है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए। और क्या होता है कि वो जो है ये जो पर्सन है वो जो भी इस एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहा है, वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि उसकी बॉडी शेप परफेक्ट हो, और बस वो अपने आप को इसी बॉडी के शेप बनाने में कि मैं जितना हो सके थिन लगूं, उसमें ही लगा रहता है। फिर क्या होता है कि जो लोग, जो पीपल एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो अपने आप को, चाहे वो कितने भी उनका वेट ठीक हो, वो अच्छे लग रहे हो, लेकिन अपने आप को ओवरवेट ही समझते हैं। और
जो खाते हैं और फूड है, वेट कंट्रोल है, वो उनका एक क्या हो जाता है, वेट कंट्रोल एक तरह का उनका ऑब्सेशन बन जाता है कि बस नहीं नहीं और दुबला दिखना है, अभी नहीं और लग रहा है। और वो अपनी जो एडवाइस देते हैं उनके पेरेंट्स, उनको भी इग्नोर करते हैं। और क्या होता है कि यदि उनका करंट वेट नॉर्मल भी रहता है तब भी उनको यही प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं अभी मुझे और अच्छा मॉडल की तरह दिखना है, फिल्म स्टार की तरह दिखना है जो मैगजीन्स में दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए एक पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ये इस चीज़ को जो है एक फैशन बना लिया है। उसके अलावा है जो इंस्टीड ऑफ रियलाइजिंग दैट दे आर अंडर नरिश्ड, ये रियलाइज़ करने की बजाय कि वो अंडर नरिश्ड हैं, वो अपने आप को फैट समझते हैं। तो इसका वो इस चीज़ से अनवेयर होते हैं कि ये चीज़ जो होती है लॉस ऑफ जो वेट है वो डेथ की तरफ भी ले जाता है। फिर है सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो जो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, एक तो ये कि सिर्फ यही सोचना कि फूड, वेट और डाइटिंग, हर टाइम यही बातों को सोचना, और लिमिटेशंस लगाना अपने खाने पे, बहुत कम क्वांटिटी में खाना। और उसके अलावा है कि जो है अपने आप को लोगों से, सोशल इवेंट से, प्रोग्राम से, फैमिली इवेंट से दूर रखना। क्योंकि होता यही है कि जब आप फैमिली में निकलते हो या सोशल कहीं निकलते हो, कोई कहता है अच्छा बड़ी दुबली हो रही हो, क्या है, तो एक उससे और ज़्यादा मतलब ये तो नहीं खुश होंगे कि दुबली होने का कि हाँ भाई आप थिन लग रहे हो मैं खुश हो जाऊँ, नहीं, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। उसके अलावा है कि बार बार अपनी वज़न को करते रहना, देखते रहना रिपीटेडली, और कंटिन्यूस वेट लॉस करना। उसके अलावा है क्या होता है कि खाया और खाने के बाद खुद से उल्टी करा ली, मतलब वॉमिटिंग करा ली, कि ताकि जो हमने खाया है वो जो है हमारे पेट में जाके हम मोटे ना हो। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। और अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली को, और उनके जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये कोई खाना है, कोई न्यूट्रिशियस चीज़ पेट में जाएगी नहीं तो मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को क्या होता है कि जो है वो फटीग, मतलब थकान और डिप्रेस्ड फील करते हैं। फिर है क्या कॉजेज़ हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के, तो एक तो बायोलॉजिकल रीजंस है, दूसरा है साइकोलॉजिकल रीजंस। तो अडोलसेंट जो कि इंटेलिजेंट भी हैं और अच्छा सा कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस बीमारी के शिकार हैं। अगर उनको फेलियर मिल जाती है या उनकी कोई जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिल पाता, तो ये सब देखने को मिलता है। फिर है फैमिली एंड सोशल रीज़न। फैमिली एंड सोशल रीज़न ये है कि जो सोशल स्टेरियोटाइप ऑफ ब्यूटी एंड पेरेंटल एम्फेसिस ऑन एस्पेक्ट लाइक थिननेस एंड ब्यूटी क्रिएट्स प्रेशर अमंग द अडोलसेंट्स, के एक उन पे प्रेशर भी बना रहता है कि उनको अच्छा दिखना है, फिट दिखना है, तो ये भी प्रभाव पड़ता है। फिर है इफेक्ट्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो क्या है, एक तो है फिजिकल इफेक्ट, जैसे कि फिजिकल इफेक्ट ये पड़ता है कि वेट लॉस होता है बहुत जल्दी, और जो गर्ल्स में जो वो होती है एमसी की साइकिल वो इरेगुलर हो जाती है। फिर उसके अलावा नोजिया, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की फीलिंग होती है, और बार बार उल्टी कराने की वजह से जो होता है वो स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, और जॉइंट्स भी स्वेल हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, बाल पतले हो जाते हैं, और अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ये पड़ते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और आइसोलेशन और लोनलीनेस की फीलिंग होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। फिर क्या होता है कि जो अर्ली ट्रीटमेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया जैसे तो उससे क्या होता है, भूखमरी हो जाती है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बोन थिनिंग हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत सी जो है हाई मॉर्टेलिटी रेट देखा गया है एनोरेक्सिया का। फिर क्या है कि ट्रीटमेंट इसका क्या है, 3 मेन एरियाज हैं। एक तो ये है कि रेस्टोरिंग द पर्सन टू ए हेल्दी वेट, और दूसरा है ट्रीटिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द इलनेस, और तीसरा है रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग बिहेवियर और थॉट दैट ओरिजिनली लीड्स टू द डिसऑर्डर्ड ईटिंग। तो ये 3 चीज़ें हैं कि जिसमें कि हेल्दी वेट के लिए वो पर्सन को वो करा जाए, उसको फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की से रिलेटेड इलनेस का ट्रीटमेंट किया जाए, और उसको लीड किया जाए डिसऑर्डर्ड ईटिंग से हटाए, मतलब कि उसका ईटिंग बिहेवियर अच्छा हो। तो देयरफॉर जो रेगुलर काउंसलिंग हो एडोलसेंट की नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स ऑफ दिस एज के मतलब रेगुलर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड टू हेल्प एडोलसेंट मेंटेन। ऐसी काउंसलिंग हो कि उनको एहसास हो कि उनका वेट ठीक है, और
वो अपने आप को ना दुबला करें। उसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ एडोलसेंट्स शुड बी प्रोफेशनली हैंडल्ड, इन प्रोफेशनली हैंडल किए जाएँ इनके साइकोलॉजिकल इशू, मतलब साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाया जाए। उसके अलावा इरेगुलर और स्टडी और वर्किंग आवर्स शुड बी ब्रॉड बैक इनटू नॉर्मल रूटीन। तो नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जो वर्किंग आवर्स हैं इरेगुलर हैं, जैसे प्रॉपर टाइम अलॉट किया जाए रेस्ट का और किसी चीज़ का। फिर है बुलिमिया। बुलीमिया में क्या है कि बुलीमिया एक अनदर सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स ऑफ बुलीमिया जो है वो अक्सर लेट एडोलसेंस पीरियड में एमर्ज करते हैं, लेट टीन्स एज में, अर्ली 20s में। जो ये डिसऑर्डर है ये मोस्ट कॉमन फीमेल्स में होता है एज़ कम्पेयर टू मेन, या और ये मोस्टली अफेक्ट करता है मिडिल और अपर क्लास की फीमेल्स को। जनरली ये जब होता है ये होता है जब आफ्टर द अनसक्सेसफुल वेट रिडक्शन, जब बहुत ही वेट को कम कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तभी होता है। एडोलसेंट्स सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज बिहेव वेरी इलास्टिक एंड अनस्टेबल मैनर में इस तरह के बिहेव करते हैं। तो उनका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय एक तो बिंज ईटिंग। तो उसमें क्या होता है कि जो पीपल है वो विद बुलिमिया नर्वोसा टेंड टू ईट यूजुअली बहुत सारा खाना खाते हैं और उनका जो है कंट्रोल नहीं होता, या फिर वो बार बार भूख लगती है तो खाते हैं। तो फिर है पर्जिंग फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड गेनिंग वेट। तो बिंज ईटिंग जो है वो फॉलो की जाती है बाय पर्जिंग। पर्जिंग में क्या होता है, फोर्सफुली वोमिटिंग कराते हैं आफ्टर ईटिंग फूड कर लेते हैं और लैक्सेटिव यूज़ करते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज है, तो किसी तरह से मतलब जो खाया है वो उनको लगे नहीं और कंपनसेट करते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग का। तो पीपल विद दिस डिसऑर्डर, जो ये जिसको भी ये डिसऑर्डर है वो अक्सर मेंटेन करता है नॉर्मल वेट, बट साइकोलॉजिकली फियर फैक्टर्स जो होता है वो रिमेन द सेम। लेकिन उनमें एक ये फिर भी बना रहता है कहीं हमारी बॉडी जो है वो हम मोटे ना हो जाएं। तो बिलिमिक बिहेवियर इज ऑफन डन सीक्रेटली एंड इट इज ऑफन अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। तो शेम और डिस्गस्ट। तो क्या होता है फिर है, आप पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया। तो देखिए बिंज ईटिंग बिहेवियर जो है ऑफन लीड्स टू लॉसिंग कंट्रोल ओवर ईटिंग, एंड द डिफरेंस बिटवीन बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया इज बोथ केस पीपल ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, बट विद बुलिमिया। तो बिंज ईटिंग में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में खाना खाते हैं लोग, बट लेकिन बुलिमिया में क्या होता है वो जो भी एक्सेसिव अमाउंट में खाना खा लिया है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करा जाता है, वो पर्जिंग करते हैं, यानी कि फोर्सफुली वोमिटिंग करते हैं। तो वाइल जो हम बिंज ईटर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो रिजल्ट ये होता है कि पीपल विद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स ऑफन बिकम ओवरवेट, इसलिए वो जो है ओवरवेट हो जाते हैं। फिर है कॉजेज ऑफ बुलिमिया। बुलिमिया के क्या कॉज होते हैं, तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ बुलिमिया जो है वो अभी तक नहीं पता, नोन है, लेकिन जेनेटिक और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फैमिली, सोसाइटी, कल्चरल फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बुलिमिया जो है मे ऑकर ड्यू टू वन और मोर फैक्टर। तो इन आवर कल्चर एज शोन इन द फिल्म एंड टीवी सीरियल्स देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस थिननेस एंड ब्यूटी। तो ये बहुत देखा गया है कि दुबले पतले हैं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, टीवी सीरियल्स में इसमें देखा गया है। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों में, यंग वुमेन में एक डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है अगर वो थिन नहीं दिखाई दे रही हैं। लो सेल्फ स्टीम, एडोलसेंस जो कि अपना बारे में सोचते हैं वो अच्छा दिखना चाहते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो बिंजिंग और पर्जिंग एक निगेटिव वे है इस स्ट्रेस से दूर होने का। बुलिमिया जो है इस ट्रिगर्ड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, लाइक इससे क्या होता है, बुलिमिया से फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी, डेथ ऑफ लव्ड वन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशनशिप, ये इस वजह से बुलिमिया के भी हो सकता है। पीपल जो कि इंगेज होते हैं ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे उनको दुबला देखना ज़रूरी होता है, तो वो जैसे मॉडल्स हैं, जैसे एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, तो ये भी एक कॉज होता है कि वो अपने आप को दुबला दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो अब है सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया। क्या सिम्टम्स होते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होता है वेट में, और फूड का ऑब्सेशन होता है, और टूथ डीके और माउथ सोर्स भी एक सिम्टम है। उसके अलावा है स्कार्स हो जाते हैं कल्स में, जब वो फिंगर डाल के जो है थ्रॉट में इंड्यूस करते हैं वोमिटिंग को, इस वजह से। फिर है फिजिकल इफेक्ट ऑफ बुलिमिया। फिजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे फोर्सफुली जब वोमिटिंग करते हैं तो उससे स्टोमक रप्चर्ड हो जाता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ड्यू टू रेगुलराइज एज लैक्सेटिव्स, और जो इरेगुलर जो है
वो MC की साइकिल वो हो जाती है गर्ल्स में। उसके अलावा मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं, ब्लोटिंग है, डिहाइड्रेशन है, ड्राई स्किन हो जाती है, कांस्टेंट फटीग रहने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है हाथ पैरों पर। बिहेवियरल इफेक्ट्स बुलिमिया के होते हैं, एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन है, पैची रिलेशनशिप विद फैमिली और फ्रेंड्स है, ड्रग्स एंड एल्कोहल एडिक्शन है, सेल्फ इंजरी बिहेवियर और इनएबिलिटी टू स्लीप। फिर है प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इन बुलिमिया। तो देखिए, एक तो सपोर्ट ग्रुप अप्रोच करे पेशेंट को और उनकी अगर माइल्ड कंडीशन में है। फिर उसके अलावा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो, और उसके अलावा न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड करें। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया है दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सपोर्ट। ये पहला ट्रीटमेंट है, इसके लिए सपोर्ट ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी ऑल्सो वर्क करती है इन सच कंडीशन में। तो अंडर मेडिकल सुपरविजन ट्रीटिंग डिप्रेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग बुलिमिया। फिर है कि जो पर्सन है, जो पर्सन का बेस्ट डिफेंस होता है अगेंस्ट दिस डिसऑर्डर, कि वो लर्न करे, अप्रिशिएट करे अपनी यूनिकनेस को। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, वो रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग वन सेल्फ, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपनी अच्छाइयों को ढूंढो, और यही एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर है। अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, अपने आप को इन्फीरियर ना समझें। और डाइटरी इंटरवेंशंस जैसे कि इंश्योरिंग बैलेंस डाइट, इनहेंसिंग डाइटरी फाइबर इनटेक एंड यूजिंग इन न्यूट्रिएंट्स और फूड सप्लीमेंट्स भी इस लॉस को दूर कर सकता है। तो बाय नाउ वी मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट physical, social and emotional changes experienced during adolescence can profoundly impact the adolescent nutrition status। तो इन तीनों चीज़ों का भी न्यूट्रिशनल स्टेटस पर adolescent के प्रभाव पड़ता है, उसके ईटिंग पैटर्न पे प्रभाव पड़ता है। साउंड डाइटरी प्रिंसिपल्स जो हैं वो मदद करते हैं ताकि वो अपने एक हेल्थ गोल की तरफ पहुंच जाए और एक हेल्थियर लाइफ व्यतीत करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है अडोलसेंट्स के लिए कि रियलाइज़ करना इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, क्योंकि अगर उनकी अच्छी हेल्थ होगी तभी वो जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से अवेलेबल कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। और चैप्टर न केवल एग्ज़ाम्स के लिए ही आप समझिए, बल्कि लाइफ में भी इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो प्लीज़ उसको कम करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, आप भी लीजिए, और जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी नॉलेज दीजिए। और इससे क्या होता है कि क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड है एडोलसेंट का, वो आप लोगों का टाइम पीरियड है। इस टाइम पे अगर आप ये पढ़ के समझ के अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू।